अस्सलाम वालेकुम वेलकम अगेन टू नोवन नाइट्स। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नोवेल को इस नोवेल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब मेरा चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। गाड़ी तेज रफ्तार से एक पेड़ पे से जा टकराई। उसका सर स्टेयरिंग से जा लगा। पेशानी से सुर्ख गर्म सियाल का फुवारा सा उबल पड़ा। उसे लगा जैसे उसके जिस्म की सारी हड्डियां टूट गई हों जाए। वारदात पर जमा मजमा लग गया और उस शोर हो हंगामा के दरमियान उसके कानों में एक ही आवाज़ गूंजी थी। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। दफातन एक मानूस आवाज़ उसकी समात में उतरी। शाहजर। वो उसका ताक़ुब करते हुए कॉलेज के गेट तक पहुंच गई। उसने पहले अपने कपड़ों पर फिर उस इमारत की सीमत देखा। नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए वो गेट से पलट आई। शाहज़र और उसके दोस्त अपनी बाइक्स पार्क करके क्लास में दाखिल होने ही वाले थे कि शाहज़र ने अपने दोस्तों से कहा, आज रहने देते हैं, लेक्चर अटेंड करने का मूड नहीं है। तुम्हारा कभी मूड होता भी है लेक्चर अटेंड करने का? सलमान ने शाहज़र को घूरा। तभी आसिफ ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाते हुए शाहज़र को ठोकर मारा। लो तुम्हारी 12वीं गर्लफ्रेंड भी आ गई। सामने से आती शख्सियत को देखकर शाहज़ाद ने ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट अपने चेहरे पे सजा ली। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज! आज तुम भी ब्लैक में हो और मैं भी। इतना ही कहना था कि रमशा उस पे नहाल होगी। मैं चाहे किसी भी रंग का लिबास बेदन कर लूँ, तुम्हें हमेशा सूट करती हूँ। हम दोनों मेड फॉर ईच अदर लगते हैं। रिमशा ने कहा, हाँ हाँ, इससे पहले वाली भी कभी यही ख्याल था। सलमान ने बरजस्ता कहा, शाह चलो ना कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। काफ़ी अरसा हो गया हम साथ आउटिंग पर नहीं गए। सलमान को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए रिमशा ने सिलसिला कलाम जोड़ा था। अरे यार, तुम सबको हो क्या गया है? सर इरफान आज लेक्चर में बहुत अहम नुकात डिस्कस करने वाले हैं। आई एम सॉरी डियर, फिर कभी चलेंगे, लेक्चर मिस नहीं कर सकते। रमशा की बात पर शाहजर उछल पड़ा। मगर अभी अभी तक तुम कह रहे थे कि सलमान के बकी अल्फाज मुंह ही में रह गए। शाहजर ने उसके कॉलर पकड़कर घसीटा था। इडियट, मरवाओगे क्या? कभी मौके की नज़ाकत को समझ भी लिया करो। उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना किसी सजा के मुतरादिफ है। तुम्हारे तो ऐश हैं दोस्त, कॉलेज की सारी हसीनाएं तुम पे जान छिड़काती हैं और तुम हो कि इनसे जान छुड़वाने की तगो दो में लगे रहते हो। अगर तुम्हें इन लड़कियों में ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं तो उनको मुंह ही ना लगाया करो। ख्वामख्वाह हर दूसरे दिन कोई नई हसीना तुम्हारे ग्रुप में घुसने की कोशिश करती हूँ है और जो ही तुम उनसे मुस्कुराकर बात करते हो बेचारी तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड समझने लग जाती है। हर दूसरी हसीना का यही ख्याल होता है कि वो तुमसे दूसरों की निस्बत ज़्यादा करीब है। सलमान ने आह भरी, क्योंकि मेरे यार, अगर मैं इन लड़कियों के मुस्कुरा कर बात ना करूं तो उनका दिल टूट जाएगा और जिन लड़कियों का दिल तोड़ा जाता है वो दिल तोड़ने वालों की हड्डियां तोड़ देती हैं। और मुझे अपनी हड्डियां काफ़ी ज़्यादा अजीज हैं। अब क्लास में चलो, अपने कमज़ोर दिमाग पर ज़्यादा जोर ना डालो। शाहजहां ने सलमान की सर पर चपत लगाई थी। वो बस सर हिला कर रह गया। वो जो ही दफ्तर में दाखिल हुई, आयशा ने हैरान होते हुए कहा, आज मौसम को इस अंदाज में एंजॉय किया जा रहा है। आयशा का इशारा उसके गीले कपड़े की तरफ था। उसकी बात पर जरे ज़मीन को पतंगे लग गए। दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा। मुझे बारिश के मौसम से इंतहाई नफ़रत है। अव्वल तो घर से निकलना ही मुहाल हो जाता है और अगर घर से निकल भी जाऊँ तो सड़क पर अजाब बचाव मौजूद कीचड़ से लबालब घड़ों को देखकर मुझे अपनी किस्मत पर रोना आता है। न जाने कौन सी मनहूस खड़ी थी जब वो अय्याश बाइक सवार की बाइक का मनहूस पहिया इस गड्ढे पर से गुजरा था। उससे कबल कि मैं अपना बचाव कर पाती, पलक झपकते ही सारा कीचड़ मुझ पर आ गया। अगर वो शरीफ होता तो अव्वल तो गड्ढों पर से बाइक इतना तेज रफ्तारी से ना चलाता। तुम फर्ज कर लिया कि वो जल्दी में था इसलिए बेध्यानी में उससे भूल हो गई। मगर किसी राह चलते पर कीचड़ उछालने के बावजूद माजरत करना तो दूर से उसने मुड़कर देखना तक गवारा न किया। हालाँकि मैंने उसे आवाज़ भी दी थी मगर अल्लाह ने मेरा साथ दिया। उसी वक़्त उसके बाइक से एक बुक गिरी। मैंने फ़ौरन उसे बेशक उसे उठाया। उस बदतमीज़ के नाम की तलाश में नज़र दौड़ाई। पर यकीन करो आयशा, उसमें नाम पता दूर सिवाय चंद इमारतों के स्केचेज़ के अलावा कुछ भी ना था। वो किसी भी लिहाज से स्टूडेंट की नोटबुक नहीं मालूम हो रही थी। बस नोटबुक के एक कोने में कॉलेज का स्टैम्प नज़र आ गया, जो वाहिद मेरे काम की चीज़ थी। फिर क्या था, मैंने रिक्शा पकड़ा। फ़ौरन से पहले वहाँ पहुँच गई। चंद बाइक सवार गेट के बाहर ही बाइक रोक के खड़े थे। मैं उनमें वो भी था। उस कॉलेज की चमकती इमारत के अंदर मैं ऐसी हालात में दाखिल होने की हिम्मत ना कर पाई। ऐसी हालत में उस याश को सबक सिखाना तो दूर मेरी बेइज्जती हो जाती, इसलिए वापस ही आ गई।
बाइक पर सवार होकर सड़कों पर दंदनाते फिरने वाले अय्याशों को क्या खबर कि सड़कों पर पैदल चलने वालों को क्या मसाइल होते हैं। खैर, मेरे कपड़ों की ये हालत ना होती तो ना भूलने वाला सबक सिखा देती इस बदतमीज़ को। तो मैं तुम जानती हो कि जरी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ती। उसने कपड़ों को झाड़ते हुए बात मुकम्मल की। वैसे तुम्हारी दाद देनी होगी जो तुम इस हुलिये में दफ्तर चली आई। आयशा ने मुस्कुराते हुए उसके कपड़ों की सिमत देखा। सुनो आयशा, मैं एक उभरती हुई रिपोर्टर हूँ, मुस्तकबिल के अफक्स पर चमकता हुआ सितारा हूँ। हम सहाफ़ियों के साथ इस किस्म के हादसात पेश आते रहते हैं, बारिश हो, तूफ़ान हो या कड़कती धूप। खबर लाना हमारा काम भी है और मकसद भी हमें ये हर हाल में अंजाम देना होता है। कीचड़ तो बहुत मामूली सी बात है, अगर मैं खुदा न खासा खून में लथपथ भी हो जाऊँ तब भी खबर लेने बिना नहीं लौटूँगी। उसने तकरीर पेश की। बस आज के लिए इतनी तकरीर काफ़ी है, बाकी किसी और दिन के लिए उठा उठा रखो। ज़री मेरी मानो तो ज़रा सी बात पर हाइपर होना बंद कर दो। मैं जानती हूँ कि तुम सही के साथ रहना चाहती हो और गलत को रोकना चाहती हो, इसलिए तुमने सहाफ़त के पेशे को चुना। मगर इस पूरे मुल्क में गलती करके गलती ना तस्लीम करने वालों को सुधारने की ज़िम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। आयशा ने उसे समझाने की कोशिश की। मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। ज़रमीन ने मुँह फुला लिया। नहीं, तुम्हारी जगह कोई भी नॉर्मल इंसान होता तो सीधे घर जाता और कीचड़ से निजात हासिल करता। मगर हम दोनों जानते हैं कि तुम नॉर्मल नहीं हो। तुम एक जुनूनी रिपोर्टर हो, सच की इलमबरदार। आयशा की बात पर वो दोनों एक साथ हंस पड़े। अब जल्दी से जाकर एक अपना हुलिया दुरुस्त करो। आयशा की बात पर उसने इस बात में गर्दन हिला दी। वो सीटी बजाता हुआ घर के में दाखिल हुआ। अचानक ही उसे अपनी सीटी और कदम दोनों ही को ब्रेक लगाना पड़ा। घर के सभी अफराद डाइनिंग टेबल के तरफ अपनी अपनी नशीस पर बाजमान उसकी तरफ मुतवज्जा थे, सिवा राशिद साहब के। आलिया, इससे कह दो ये घर के है, कोई होटा नहीं। जो जब मर्जी हो घर में कोई दाखिल हो और जब मर्जी हो घर से निकल जाए। यहाँ हर काम का एक मुकर्रर वक़्त है और इस घर के हर फर्द का ये फ़र्ज़ है कि इस फेर को इसी वक़्त इंजाम दे जब उसे होना चाहिए। राशिद साहब की बात पर आलिया बेगम ने अपनी गर्दन यूं झुका ली जैसे ये ताना उन्हीं को मारा गया हो। सॉरी डैड, वो सरत में से अपनी नशिश पर बैठ गया, गोया वो जानता ही ना हो को कि कोई का लफ्ज़ किस शख्स के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसलिए तो ये रोज़ाना का मामूल था। हस्बे मामूल अशर रात के खाने के बाद उसके कमरे में दाखिल हुआ। शाहज़र बखूबी वाकिफ़ था वो क्या कहने आए हैं। उसके करीब बैठते ही अशर ने उस शाहज़र के हाथ से स्मार्टफ़ोन छीन लिया। ओफ़ो भाई, अब क्या हो गया है? गेम्स खेलने में कोई ख़राबी है क्या? वो चिढ़ सा गया। सुनो शाहज़र, तुम्हें इस घर में जितनी आज़ादी हासिल है इसका सही इस्तेमाल करना सीखो। तुम बखूबी वाकिफ़ हो कि डैड को तुम्हारा सब से आखिर में घर आना कतन पसंद नहीं। वो घर के सभी अफराद के साथ खाना खाना पसंद करते हैं, बावजूद इसके तुम रोज़ाना देर से क्यों आते हो? भाई, आप तो जानते हैं कि फ्रेंड्स के साथ देर हो जाती है। ऐसे में डैड को इतना माइंड करने की क्या ज़रूरत है? इस घर के सारे अफ़राद वाक़िफ़ हैं कि मैं रोज़ाना डिनर करके घर लौटता हूँ। इसके बावजूद डैड की खुशी की खातिर सबके साथ खाने में शरीक होता हूँ। मगर डैड को ये सब दिखाई ही नहीं देता, उन्हें मेरी फ़िक्र ही नहीं है। उनका मकसद हयात बस यही है कि मैं वक़्त पर घर आऊँ, मिस्टर परफ़ेक्ट की तरह उठूँ, बैठूँ और बस। मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मुझे ममाज़ बॉय की तरह रात 9 बजे ही घर पहुँचकर सो जाना कतई पसंद नहीं। अशर की इस बात पर वो खुलकर मुस्कुराया। सुनो शाहज़र, डैड को तुम्हारी फ़िक्र है, बल्कि यूँ कहा जा सकता है कि डैड को सबसे ज़्यादा तुम्हारी ही फ़िक्र है। उन्हें हमा वक़्त यही डर लगा रहता है तुम बुरी सोहबत में ना पड़ जाओ। तुम जानते हो कि हमारी फैमिली में तुम्हारे सभी कज़िन्स हमारे साथ हैं, ही पले-बड़े हैं, मगर उनमें से किसी एक की भी आदत और तवार तुम्हारे जैसे नहीं है। यही वजह है कि डैड तुम्हारे लिए परेशान रहते हैं। ओह गॉड भाई! आप तो सीरियस हो गए हैं। बाज़ औक़ात मुझे लगता है कि आपके मिस्टर परफेक्ट वाली मैच की वजह से मेरी कूल इमेज ख़राब हो जाएगी। बाय गॉड भाई, मैं आपकी तरह नहीं बन सकता। शाहज़र ने कानों को हाथ लगाया। तुम्हें मिस्टर परफेक्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं, पर तुम जैसे हो वैसे ठीक हो। मैं समझ सकता हूँ तुम लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, बस तुम्हें अपनी हदों का ख्याल होना चाहिए। अशर ने अपने साबका अंदाज में गोया हुआ। ओके ब्रदर, मैं कल से जल्दी घर आने की कोशिश करूँगा। अब तो मूड में आ जाए। अब आप मुझसे नाराज़ तो नहीं है? उसने डरने की एक्टिंग की थी। मैं तुमसे नाराज़ हो सकता हूँ, बोला अशर ने उसके बाल बिगाड़ते हुए कहा। ओके, गुड नाइट। सुबह नाश्ते के लिए वक्त पर पहुँच जाइएगा। शाहज़र ने मुस्कुराते हुए कहा। अशर ने कमरे से निकलते हुए मुड़कर उसकी तरफ देखा। मेरी बिल्ली मुझी को मैं आऊँ? और शाहज़र कहकहा मारकर हंस पड़ा।
راشد صاحب کے والد آرمی آفیسر تھے۔ راشد صاحب کے علاوہ ان کے اور 3 بیٹے تھے، اسد افریدی، ماجد افریدی اور وقار افریدی۔ ابھی راشد صاحب 20 برس کے بھی نہ ہوئے تھے کہ ایک سڑک حادثے میں ان کے والد اور والدہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ کم عمری میں ہی سب سے بڑا ہونے کے ناطے ساری ذمہ داریوں کا بوجھ ان کے کندھوں پر آن پڑا۔ آرمی اور آفیسر بننے میں انہیں دلچسپی نہ تھی، ان کا رجحان بزنس کی طرف تھا۔ دولت کی کمی نہ تھی، اس لیے انہوں نے بزنس میں تقدیر آزمانے کا فیصلہ لیا۔ نہایت ہی کم عرصے میں اپنی انتھک محنت کی بدولت وہ کافی کامیاب بزنس مین بن گئے۔ ان کے بعد ان کے تینوں بھائیوں کی تعلیم، شادیاں، پھر بچے الغرض زندگی کے کئی ماہ و سال کے مصروف و پرسکون گزر گئے، اور اب راشد صاحب ان کے تینوں بھائیوں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ افریدی ولا میں رہائش پذیر ہیں۔ راشد صاحب زندگی نظم و ضبط اور اصولوں کے ساتھ گزارنے کے قائل ہیں، اس جھلک اس گھر میں صاف دکھائی دیتی ہے۔ یہ عادت انہیں اپنے والد سے وراثت میں ملی تھی۔ آفریدی ولا میں ہر وقت کے حساب سے کام دیا جاتا ہے۔ گھر کی سبھی خواتین آپس میں مل جل کر رہتی ہیں۔ گھر کا ہر وقت پنج وقتہ نماز ہی تھا، سوائے شاہزر کے۔ شاہزر راشد صاحب کا دوسرا بیٹا ہے۔ وہ راشد صاحب کی شادی کے 8 سال بعد دنیا میں آیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ راشد صاحب سمیت گھر کے دوسرے افراد اسے دوسرے بچوں کی نسبت زیادہ محبت کرتے تھے۔ راشد صاحب کا خیال تھا کہ بے جا لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا ہے۔ راشد صاحب اور شاہزر کی شخصیت میں تضاد تھا۔ شاہزر آزاد خیال تھا، نظم و ضبط اور اصولوں کے ساتھ زندگی گزارنا اسے پسند نہ تھا۔ سوائے شاہزر کے گھر کے باقی لڑکوں نے کم عمری سے ہی اپنے آبائی بزنس میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا۔ سبھی اپنی جماعت کے ذہین طلباء میں سے تھے۔ اس کے برعکس شاہزر بچپن ہی سے کھیل کود اور ڈھیر سارے دوست بنانے کا شوقین تھا۔ بزنس سے بھی اسے کوئی لگاؤ نہ تھا۔ جب بھی اسے بزنس میں ہاتھ آزمانے کا مشورہ دیا جاتا تو وہ پڑھائی کا بہانہ بنا لیتا۔ اس کی شخصیت کے بگاڑ کے ذمہ دار راشد صاحب کچھ حد تک خود کو بھی گراں جانتے تھے۔ اس صورتحال میں انہیں امید تھی کہ ایک نہ ایک دن وہ سدھر جائے گا۔ وہ روز کی نسبت وقت سے پہلے دفتر پہنچ گئے۔ حسب توقع عائشہ حیران ہوئی تھی۔ آج سورج مغرب سے طلوع ہوا ہے کیا؟ میں نے سوچا کیوں نہ آج جلدی پہنچ کر دفتر کی رونق بڑھائی جائے۔ اس نے کالر سے نادیدہ گرد جھاڑتے ہوئے کہا۔ بس کرو، اب زیادہ اتراؤ نہیں۔ سنو، کل کے اخبار میں راشد صاحب کی کامیابی کا خاص الخاص ذکر کرنا ہے۔ چونکہ تم سر زیدی کی خاص رپورٹر ہو، اس لیے انہوں نے اس نہایت اہم آرٹیکل کی ذمہ داری بھی تمہیں سونپی۔ عائشہ نے اس کمپیوٹر کی اسکرین کی طرف متوجہ کیا جہاں ایک تصویر راشد صاحب کے متعلق کچھ معلومات جگمگا رہی تھی۔ اوہ، تو یہ جناب ہے راشد صاحب۔ شکلاً تو کافی مہذب اور بارب معلوم ہوتے ہیں۔ اس نے بغور راشد صاحب کی تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، تم نے بالکل درست اندازہ لگایا۔ راشد صاحب اس شہر کی سب سے مشہور ہستیوں میں سے ایک ہے، اور جانتی ہو ان کا بڑا بیٹا کافی ہینڈسم اور مہذب ہے۔ اشار افریدی مسٹر پرفیکٹ کا ان کا دوسرا نام ہے۔ عائشہ نے راشد صاحب کی تعریف چھوڑ سیدھے ان کے بیٹے پر چھلانگ لگائی۔ راشد صاحب کے بیٹے کے کامیاب اور ہینڈسم ہونے کا تم سے کیا تعلق؟ تم اس قدر کیوں چہک رہی ہو؟ وہ تو شادی شدہ ہے نا۔ اس نے عائشہ کو حقیقت کا کڑوا جام پلایا۔ تم ناسی ہو، جب بھی بولتی ہو فضول ہی بولتی ہو۔ اللہ نہ کرے میں کسی شادی شدہ مرد کے متعلق سوچوں۔ اگر سوچنا ہی ہے تو میں راشد صاحب کے چھوٹے بیٹے شاہزر افریدی کے متعلق سوچوں گی۔ وہ تو لاکھوں میں ایک ہے۔ عائشہ نے چہک کر کہا۔ اب یہ موصوف کون ہے؟ زری نے ناک چڑھائی۔ کیا تم شاہزر افریدی کو نہیں جانتی؟ عائشہ صدمے کے مارے چیخ پڑی۔ مجھ سے کون سا ایسا جرم سرزد ہو گیا جو تم چیخ رہی ہو؟ اللہ تم پر رحم کرے زری، اس شہر میں ہوتے ہوئے اور ایک لڑکی ہوتے ہوئے شاہزر سے انجان رہنا جرم ہے۔ وہی تو ہے ہزاروں دلوں کی دھڑکن، رفتار کا بادشاہ، کراٹے چیمپئن، انڈین انسٹی ٹیوٹ آف بزنس میں سب سے زیادہ مقبول۔ شاہزر افریدی لڑکیاں دیوانی ہیں اس کی۔ بائکس ریس میں اب تک کوئی اسے ہرا نہیں پایا۔ عائشہ شاہزر کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر ہی رہی تھی کہ حسین ان کے ڈیسک کے قریب آ گیا۔ اوہ اچھا عائشہ، تو تم کیا زری کو یہ نہیں بتاؤ گی کہ وہ ایک عیاش آوارہ صفت لڑکا ہے؟ وہ اپنے بھائی اور باپ کی عزت کو پانی میں ڈبونے پر بزد ہے۔ ہر ہفتے نئی لڑکی کو ساتھ گھمانا اس کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ تم یقین نہیں کرو گی زری، اس کے کالج کی 2 لڑکیاں ایک دوسرے سے اس قدر نفرت کرنے لگی تھی کہ ایک نے دوسرے کو زہر دے کر جان سے مار ڈالنے کی کوشش کی تھی، اور اس کی وجہ تھا شاہزر۔ اکثر اوقات شاہزر اس کے گروپ اور دوسرے کے گروپ کے درمیان لڑائی جھگڑوں کی خبریں سننے میں آتی ہیں۔ اسی انسٹی ٹیوٹ کے پرنسپل، اساتذہ سبھی کالج کے بگڑتے ماحول کو لے کر فکر مند ہیں۔ راشد صاحب اس انسٹی ٹیوٹ کے ٹرسٹی، ان کے عزت و مرتبے کے لحاظ کرتے ہوئے اس کی غلطیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ یہ بیڈ پبلسٹی
ہے वो लोग जलते हैं उसकी शोहरत से, इसलिए उसके खिलाफ ऐसी अफवाहें उड़ाते हैं। हसीन सैन की तकरीर के दौरान गर्दन झुकाकर बैठी आयशा मुंह ही मुंह में बदबदाई उसकी बात पर जरी ने उसे घूरा था। मैं मानती हूँ कि राशिद साहब शरीफ अनफस और इज्जतदार शख्सियत है, जबकि उनका बेटा उनके बिल्कुल बरअक्स है। कॉलेज के उस्ताद और प्रिंसिपल को चाहिए कि उसे अपनी वालिद को नेक नामी का एडवांटेज लेने का मौका ना दे। ये दूसरे स्टूडेंट के साथ नाइंसाफ़ी है। अगर उसके से कोई गलती सरजद होती है तो उसे भी वही सज़ा मिलनी चाहिए जो बाकी स्टूडेंट्स के लिए मुकर्रर है। वो पुरजोश होकर बोली, तुम सूरत हाल को समझ नहीं कर पा रही। राशिद साहब के बहुत एहसानात हैं शहर पर, यहाँ पर बसे लोगों पर। एक शख्स जो एक हर घड़ी दूसरों की मदद और फलाह के मुतालिक सोचता है, उनकी मदद करता है, ऐसे शख्स के बेटे की गलतियों को नज़रअंदाज कर देना ही बेहतर है। वो कॉलेज उसके कई अफराद राशिद साहब के कर्जदार हैं। वो लोग उनके एहसानों के बोझ तले दबे हुए हैं। उनके बेटे बेटे की गलतियों को नज़रअंदाज कर ये लोग उनके एहसानों को बोझ को उतारने की सही कर रहे हैं। हुसैन की बात पर वो खामोश हो गई। वो जानती थी हुसैन एक समझदार लड़का है। वो अक्सर औकात उसे दुनिया के तौर तरीके, ज़माने और ऊंच नीच के मुतालिक समझाया करता था। हुसैन का ख्याल था कि वो एक जज्बाती लड़की है, जब मामूली बातों पर जोश में आ जाती है। वो काफ़ी हद तक दुरुस्त भी था। पूरे आधे घंटे के थका देने वाले सफ़र के बाद घर पहुंचते ही उसने दाई माँ को अपना मुंतज़िर पाया। उसे देखते हुए वो खुल उठी, आ गई मेरी चिड़िया, अब जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। आज तुम्हारी पसंदीदा आलू की सब्ज़ी और पूड़ियाँ बनाई हैं मैंने। दाई माँ ने आपने खाना खा लिया? उसने सवाल किया। नहीं मेरी बच्ची, मैंने सोचा तुम आ जाओगी सब तब साथ ही खाएंगे। दाई माँ ने नजर चुराते हुए कहा। उन्हें डर था कि वह नाराज हो जाएंगी। उफ दाई माँ, आप इस कदर लापरवाही हैं, लापरवाही क्यों बरतती हैं अपने खाने को लेकर? आप जानती भी हैं कि वक़्त पर खाना ना खाना आपकी सेहत के लिए मज़र है। अपनी सेहत की कोई फ़िक्र नहीं है आपको। रोज़ाना मेरे इंतज़ार में वक़्त क्यों ज़ाया करती हैं आप? जब तक मेरी चिड़िया खाना नहीं खाएगी, मेरी हलक से निवारा कैसे उतरेगा? दाइमा ने हँसब-मज़ाक बातें बनाना शुरू कर दी। उनकी ज़िद के आगे वो हार मान चुकी थी। वो दोनों एक-दूसरे के कुल कायनात थी। वो महज़ 5 साल की थी जब उस शहर में किसी वबा के फैल जाने की से हज़ारों अफ़राद लकमे अजल बन गए, और उनमें ज़रमीन के वालिदैन भी शामिल थे। दाइमा ज़रमीन के घर की सबसे पुरानी मुलाज़िमत थी। उन्हें घर के फ़र्द की तरह ही इज़्ज़त और एहतराम दिया जाता था। ज़रमीन के माँ-बाप की नागहानी मौत के बाद उसके ख़ानदान के किसी भी फ़र्द ने उसकी परवरिश के लिए हाथ न बढ़ाया। उन हालात में दाइमा ने उसे अपना होश में लिया। उसके वालिदैन मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते थे, तो चुनांचे अपनी बेटी के लिए बैंक में चंद लाख रुपए वहाँ के अलावा कुछ ना छोड़ सके थे। दाइमा ने वो पैसे ज़रमीन की परवरिश और पढ़ाई में इस्तेमाल किए। ज़िंदगी को बेहतर बनाने की खातिर दाइमा दूसरों के घरों में बतौर खानसमा मुलाज़मत किया करती थी। सरमीन को इनका दूसरों के घर मुलाज़मत करना पसंद न था, इसलिए पढ़ाई मुकम्मल होते ही उसने जॉब का कर ली और दाइमा का काम करने से रोक दिया। और अब वो अपनी दाइमा के साथ हैदराबाद के गुलजानाबाद वाले छोटे से इलाके में अपने 2 कमरों पर मुश्तमिल घर में रिहाइश पज़ीर थी। वो दफ्तर से बाहर निकली ही थी कि दफ़ादर उसकी नज़र सड़क के किनारे पर खड़ी लैम्बोर्गिनी पर पड़ी। उसकी भौहें तन गई और तेज़-तेज़ कदम उठाते हुए कॉर्नकेंस देख पहुँची। कार की खिड़कियाँ बंद थीं। अंदर कोई धीमी-धीमी म्यूज़िक के साथ ख्वाब खरगोश की मज़े लूट रहा था। उसने खिड़की के काँच को पीट-पीट कर अंदर ब्राजमान शख्स को अपनी तरफ मुतवज्जह करने की कोशिश की। एक्सक्यूज़ मी सर, क्या आपके इल्म में नहीं है कि जहाँ नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ गाड़ी खड़ी करना ममनू है? उसने आवाज़ बुलंद कहा, मगर मुखालिफ पर उसका कोई ख़ास असर दिखाई नहीं दिया। खिड़की हनूज़ बंद थी। कार में बैठे उस शख्स की इस हरकत पर उसका खून खौल उठा। इतना तो वो समझ ही चुका था ही तो हैं थे कि वो कसदन उसे नज़रअंदाज कर रहा है। आपको मेरी बात सुनाई नहीं दे रही रही ये आप सुनना नहीं चाह रहे? उसने पूरी जान से खिड़की को पीट डाला। करीबन 5 मिनट बाद कार की खिड़की ज़रा सी खुली थी और उसी छड़ी से 500 का नोट बाहर आया। मैं इस 500 के नोट को हवा में लहराने का क्या मतलब है? वो चटख कर बोली, कौन स्टूपिड है जो भरी दोपहर में डिस्टर्ब कर रहा है? कार की खिड़की के पूरी तरह से खुल चुकी थी। ड्राइविंग सीट पर लेटने के अंदाज में बैठे हुए शख्स ने अपने चेहरे से पी के उठाते हुए ताहट से कहा। सेकंड से भी कम वक़्त लगा था उस मुकाबिल को पहचानने में। ओह! तो ये हैं आप। अगर मुझे खबर होती कि आप ड्राइविंग सीट पर विराजमान हैं, तो मैं खिड़की का शीशा पीटने के बजाय तोड़ना बेहतर समझती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप ऊँचे सुनते हैं। ज़रमीन ने तनफ़र भरी निगाहों से उसे देखा। यूँ तो मुझे शहर की काफ़ी लड़कियाँ चाहती हैं, मगर आप इन सब से मुख्तलिफ़ साबित होती हैं, क्योंकि उन्हें तो महज़ मेरी खूबियों का एहसास है, लेकिन आप पहले लड़के जिसे मुझ में ख़ामी नज़र आई है। वैसे आपको कब अंदाज़ा हुआ मैं ऊँचा सुनता हूँ?
उसने तंज़िया लहज़े में इस्तफ़सार किया, "मैं आपके सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। मैं आपके से महज़ एक सवाल करना चाहती हूँ कि राह चलते राहगीरों पर कीचड़ उछालना, नो पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क करना, इसके अलावा और कौन-कौन से शौक रखते हैं हम?" ज़रमीन के बात पर मुकाबिल के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। "ओह! तो वो आप हैं। तो इस रोज़ मेरी गुस्ताख़ बाइक के ज़रिए उछाले हुए कीचड़ का शिकार आप हुई थीं। दरअसल उस रोज़ इस कदर मूसलाधार बारिश में सड़क पर जा-बजा मौजूद गड्ढों का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन था। ऐसे में जूँ ही मेरी बाइक गड्ढे से गुज़री, कीचड़ हुआ, मैं उछला और आप उसकी ज़द में आ गई। अमूमन ऐसे हालात में मुझे आपसे सॉरी करना चाहिए था। लेकिन आप ही बताएँ, ऐसा करने से आपके कपड़े साफ़ हो जाते? नहीं ना, ख़्वाह-मख़्वाह आपका और मेरा वक़्त बर्बाद होता। इसलिए अब मैं अपने रास्ते हवा को हो लिया। इस रोज़ मैं काफ़ी जल्दी में था। यही वजह थी कि ना तो मैं रुका और ना ही मुड़कर आपकी तरफ देखा। उसका मतलब ये नहीं मैं ऊँचा सुनता हूँ, या उस रोज़ मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन रहा था। उसका अंदाज़ा काबिल-दीद था, वो जल कर रह गया आपकी तरफ से तख़ातुब से। ये से तो आप महज़ब मालूम होते हैं। आप ही नहीं, दूसरों का वक़्त बर्बाद ना हो उसके मुतल्लिक़ अब भी सोचते हैं। इतना ही नहीं, आपके ख़्यालात में काफ़ी मुख़्तलिफ़ हैं। ग़ालिबन यही वजह कि आप नो पार्किंग ज़ोन में गाड़ी पार्क करके नींद के मज़े लौटने का पसंद करते हैं। मगर आपको याद दिला दूँ कि यहाँ गाड़ी पार्क करना कानूनन जुर्म है। ज़रमीन ने बर्दाश्त की हदों को छूते हुए कहा, "इत्तला देने के लिए शुक्रिया। मैं ट्रैफ़िक रूल्स के बख़ूबी वाकिफ़ हूँ। कानून तो बनते ही तोड़ना है, तोड़े जाने के लिए कानून तोड़ना मेरा पसंदीदा मशग़ला है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि गैर कानूनी पार्किंग का जुर्माना 100-200 रुपए से ज़्यादा ना होगा। और मेरी शराफ़त तो देखिए, मैं जुर्माना अदा करने के लिए तैयार भी हूँ, मगर आप कबूल नहीं कर रही। ग़ालिबन आप यहाँ की ट्रैफ़िक हवलदार नहीं हैं।" उसे तंज़ ज़मीन को ऊपर से नीचे ज़मीन को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा। उसके बाद सुनते ही वो तैश में आ गई। "ग़ालिबन नहीं, यकीनन मैं ट्रैफ़िक हवलदार नहीं हूँ। अगर होती तो आप फ़ौरन इसे बेशतर से पे या नोट मेरे हाथ से छीन लेती।" उसने ज़रमीन का जुमला बीच से ही चक लिया। "किसी सरकारी मुलाज़िम को सरेआम रिश्वत देते हुए आपको शर्म नहीं आती?" ज़रमीन ने अफ़सोसनाक लहज़े में कहा। "जब उन्हें रिश्वत लेने में शर्म नहीं महसूस होती, तो मुझे देने में क्यों आएगी?" उसने और भी अफ़सोसनाक लहज़े में कहा। "उससे कबल कि आप मुझे कानून के मुताबिक मज़ीद मालूमात फ़राहम करें, मैं आपको बता दूँ कि मुझे कहीं पहुँचना है। अगर मैं इस तरह आपसे गुफ्तगू रहा तो यकीनन लेट हो जाऊँगा। मगर सच कहूँ तो आप जैसी शख़्सियत को देखकर एहसास होता है कि मुल्क की तरक्की में किन लोगों का हाथ है। गुड बाय।" पेशानी तक अदम लहज़ा कर दो उंगलियों से सैल्यूट का इशारा करते हुए वो अपनी कार्जन से उड़ा ले गया। वो सब्र तहम्मुल का मुजस्मा बनी खड़ी रह गई। अगली सुबह वो जैसे ही दफ्तर पहुंची, बगैर किसी से बात के वो कुछ लिखने में मसरूफ़ हो गई। करीबन 15 मिनट बाद आयशा की कौत बर्दाश्त जवाब देगी, "ये अली साहब कौन सा जुनून सवार है तुम पर? क्या लिख रही हो? तो हमें भी पता चले।" उसके जवाब में ज़मीन ने उसे गुज़िश्ता वाक़या मनो-अन सुना डाला। उसकी ज़ुबान के साथ-साथ कलम भी तेज़ी से चल रहे थे। करीबन आधे घंटे के बाद आर्टिकल को इख्तिताम तक पहुँचाकर उसने ठंडी सांस ली। "हमारे मुल्क में सब बहुत आम हो गए। ज़र्री छोटे मुलाज़िमीन से लेकर बड़े ओहदों पर फ़ाइज़ अफ़सरान तक रिश्वतखोर हैं। मुल्क के हर कोने में करप्शन का बोलबाला है, और इन सभी का ईमान ख़राब करने में सबसे अहम रोल इन रईसज़ादों का होता है।" आयशा ने ताज्जुब से कहा। "महज़ इज़हार ताज्जुब से कुछ नहीं बदलेगा। इन रईसज़ादों को सबक सिखाने का बेड़ा किसी न किसी को उठाना ही होगा। तो क्यों ना हम उसका आगाज़ करें। मुझे यकीन है इस किस्म की खबरों के साथ इन रईसज़ादों की तस्वीर ही क्यों ना छुप जाए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता उनके वालिदैन को बहुत फ़र्क पड़ेगा। सोसाइटी में उन्हें अपनी सफ़ेदपोशी का भरम कायम रखने के लिए ये लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं। इसलिए अव्वल तो वो अपने याश बच्चों के लगाम कसेंगे।" उसने मोबाइल आयशा की आंखों के सामने लहराया। किसी कार की नंबर प्लेट की तस्वीर को देख आयशा चीख पड़ी। "ये तस्वीर तुमने कब खींची? ज़री कोई काम अधूरी नहीं छोड़ती।" वो फातहाना अंदाज में मुस्कुराई। सुबह के 10 बजे अपनी नींद पूरी करके वो कमरे से बाहर निकला, तभी उसकी नज़र हॉल में लगे मजमे पर पड़ी। मजमे की तवज्जो का मरकज़ थी मज़नी। मज़नी शाह ज़र के छोटे ताया असद अफरीदी की छोटी बेटी थी। शाहजेवेज़ और शाहमीर की पैदाइश के 5 साल बाद वो दुनिया में आई थी। वक़ार अफरीदी के 2 बेटे हैं, ज़ैन और मुदस्सर, जबकि माजिद अफरीदी का एक ही बेटा है, शारक। असद अफरीदी के अलावा वो उनके किसी भी भाई के हिस्से में बेटी के नाम की नेमत न आई थी। चुनांचा मज़नी घर भर की लाडली थी। इसकी बात कभी टाली नहीं जाती थी। यूँ तो वह सभी के कज़न्स के लिए ख़ास थी, मगर शाहज़र और मजनी को एक जान और दो अकालिब कहा जाता था। जैसी अंडरस्टैंडिंग मजनी की शाहज़र के साथ थी, वैसी किसी और कज़न के साथ ना थी। सारे घर की लाडली होने के बावजूद वो इन सबसे दूर हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रही थी, क्योंकि मजनी के बचपन से लेकर जवान होने तक एक ही ख्वाहिश थी, वो थी हॉस्टल में रहकर जैसी मजनी और शाहज़र की थी।
जैसे अंडरस्टैंडिंग मुझे शौहर की सासर की थी, वैसे किसी कज़न और कज़न के साथ नहीं थी। सारे घर की लाडली होने के बावजूद उन सबसे दूर हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके, क्योंकि मसनी के बचपन से लेकर जवान होने के तक की ख्वाहिश थी कि वो हॉस्टल में रहकर तालीम हासिल करना। उस घर में उसकी हर ख्वाहिश से मुँह से अदा होने से कबल ही पूरी कर दी जाती थी। उसे ख़्याल था कि सिवाय हॉस्टल की ज़िंदगी का वो तकरीबन सब कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं। उसकी इस ज़िद के आगे अफरीदी विला के मकीनों को हार मानना पड़ी थी। उसकी ख़्वाहिश एक तरफ है, घरवालों की मोहब्बत एक तरफ। जब भी सबसे दूरी बर्दाश्त करने बाहर हो जाती, बर्दाश्त के बाहर हो जाती, वो फ़ौरन से बेशतर घर पहुँच जाती है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? शाहज़र को अपनी सिमत आता देख कर वो खुलकर मुस्कुराई। फ़र्स्ट क्लास, तुम अपनी सुनाओ? बानों को मैं उँगलियाँ फेरता मजनी के ऐन मुकाबिल सोफ़े पर बैठ गया। आप सबके बगैर अब मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता वहाँ। बेइंतहा याद आती है आप सबकी। उसने मुँह लटका के कहा। उसकी बात पर सभी ख़वातीन की आँखें आंसू से लबालब भर गईं। उस कैब्रेक्स सभी हज़रात में मुश्किल अपनी बेसाख्ता हंसी रोकी थी। मसने अव्वल तो तुम हर चौथे रोज़ यहाँ हाज़िर होती है। दोम इन 4 दिनों के दरमियान तुम्हारी ताइयों के चक्कर तुम्हारे अवसर की तरफ लगते रहते हैं। मुझे तो लगता है ये आमद रुखसती का ख़्याल खेलना है तुम्हारा मकसद था, इसलिए तुमने घर से महज़ चंद किलोमीटर की दूरी पर वाक़ हॉस्टल ही इंतख़ाब किया। शाहज़र की बात पर सभी ख़वातीन खिसिया गईं, मगर मज़नी पर उसका कोई असर ना हुआ। उसने शर्मिंदा होना सीखा ही ना था। और सुना ज़रीन, फ़ोन तो करता है ना बला ना। मजनी का मुँह फैला देखकर शाहज़र ने बात बदली। आपको मुझसे ज़्यादा ज़ैन की फ़िक्र लगी रहती है। ज़ैन किसी के ऊपर मसनी छिम गई। ज़ैन और मसनी की बात बचपन ही से तय थी, इसलिए आज़ाद होने के साथ-साथ वो मसनी का मंगेतर भी था। गुज़िश्ता कुछ माह से वो बिज़नेस के सिलसिले में मुल्क से बाहर था। इस बेचारे की फ़िक्र तो होगी था ना, इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम देने जा रहा है। तुमसे शादी कर नेकी हिम्मत करना कोई आम बात नहीं है। शाहज़र ने उसे मज़ीद चिढ़ाया। उसकी बात पर मिसली ने उसे कुशन दे मारा, जैसे कमाल महारत से कैच कर लिया गया हो। उन दोनों की नोक-झोंक पर सभी अफराद हंस दिए। राशिद साहब हस्ब मामूल सुबह के चाय के साथ अखबार के मुताला करने में मसरूफ़ थे। तभी उनकी नज़र मुल्क में बढ़ते हुए करप्शन का ज़िम्मेदार कौन? उस आर्टिकल पर पढ़ी उन्होंने दिलचस्पी से पढ़ना शुरू किया। आर्टिकल में साफ लफ्ज़ों से में वाज़ा किया गया था कि किसी तरह शहर में करप्शन आम हो रहा है, और इन सब का ज़िम्मेदार कोई और नहीं, सड़क पर एक चमकती गाड़ियों में घूमने वाले रईस-ज़ादे हैं, जिनकी नज़र में कानून की कोई अहमियत नहीं है। वो अफ़राद हैं जिन्होंने कानून के खिलाफ वर्जी को फ़ैशन बना लिया है। साथ ही उस शख्स का ज़िक्र किया गया है जिसने हाल ही में ममनूअ जगह पर कार पार्क की थी। एहतजाज करने पर बजाय उसके वो अपनी गलती तस्लीम करता, उसने रिटायर्ड से सरकारी मुलाज़िम को रिश्वत देकर खरीदना चाहा। उस शख्स की इस हरकत पर नेमलक के कानून का मजाक उड़ाया। इससे कबल के राशिद साहब खबर के इख्तिताम पर मुल्क के बिगड़ते हालात पर अफसोस करते। उनकी नज़र खबर के साथ छुपी तस्वीर पर पड़ी। सेकंड से ही भी कम वक्फा लगा था। उन्हें शाहज़र की कार की नंबर प्लेट पहचानने में उन्हें हैरत का शदीद झटका लगा। शाहज़र के साथ से बात करने का फ़ैसला करके वो अपनी जगह से उठे थे। वो बस के मुंतज़िर बस स्टॉप पर खड़ी थी। सड़क पर कतार में खड़ी गाड़ियों में सवार अफराद सिग्नल के हरे होने का इंतज़ार करते। तभी 4 स्पोर्ट बाइक्स तेज़ रफ्तार से सिग्नल तोड़ती हुई उनके सामने से गुजरी। कुछ ही दूरी पर सड़क पार करती एक औरत, उसका बच्चा तेज़ रफ्तार बाइक की ज़िद में आ ही जाते गिरैन मौके पर बाइक सवार ब्रेक न लगाता। उसको रुकता देखकर उसके दूसरे साथियों ने भी अपनी बाइक्स रोक दी। ट्रैफिक हवलदार तेज-तेज कदम उठाता हुआ जाए वारदात पर पहुंचा। मुसलसल मुंह में दबी सीटी बजाता रहा था। करीबन 5 मिनट हवलदार और बाइक सवार पर दरमियान हो, जिसके बाद वो चारों हवा की तेजी से बाइक उड़ा ले गए। हवलदार मुस्कुराता हुआ पलटा। वो तेज-तेज कदम उठाते हुए हवलदार के नज़दीक पहुंचे। सड़क के किनारे खड़ी डरी सहमी उस औरत से मुखातिब हुआ। देखकर चलने का नाम मैडम, रास्ते क्या तुम्हारे बाप का है? शर्म के मारे वो औरत कुछ बोल ही ना पाई। हवलदार की बात सुनकर ज़मीन तैश में आ गई। ये आप किस लहजे में बात कर रहे हैं उनसे? यहाँ जो कुछ वकूफ़ पज़ीर हैं उसमें उसमें उनका क्या कसूर है? ये तो उसकी वक़्त है, रोड की क्रॉस कर रही थी जब करना चाहिए था। कसूर उन लड़कों का है जो रेड सिग्नल के दौरान अपनी बाइक्स को हवा में उड़ा रहे थे। अगर वो बाइक सवार ब्रेक लगाने में ज़रा सी देर करता तो उनकी जान भी जा सकती है, और आप उल्टा उन्हीं पर बरस रहे हैं। मैडम, आपको क्या प्रॉब्लम है? ये लोग रोज़ यहाँ से जाता है। इन लेडीज़ लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ये ना गलती इन लोगों का है। ज़रमीन की बात का कोई ख़ास असर ना लेते हुए हवलदार ने उन लड़कियों को तरफदारी की और उन लड़कों
की तरफदारी थी। ओह! अच्छा, तो आपका ख़्याल है कि गलती उस औरत की है, आप ट्रैफ़िक पुलिस हैं, आपको भी याद दिलाने की ज़रूरत है कि रेड सिग्नल के दौरान गाड़ी चलाना कानूनी जुर्म है। ज़रमीन ने गुस्सा ज़ाहिर करते हुए कहा, हाँ, रेड सिग्नल पर गाड़ी चलाना अलाउ नहीं है। पता है हमको तोल लिया है ना हमने इन लड़कों का, लोगों से फ़ाइन होगा, उनका सज़ा पूरा। मैडम, तुम हमको कानून मत सिखाओ। कई हरी नोटों को इसकी नज़रों के सामने लहराते हुए हवलदार ने टूटी-फूटी उर्दू में कहा, उन लड़कों ने आपको महज़ चंद रुपए पकड़ाए और उनकी सज़ा पूरी होगी। उन्हें तो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। उन्हें आशु की लापरवाही के चलते किसी की जान भी जा सकती है, मगर आप जैसों को इससे क्या सरोकार? आपकी तो जेबें गर्म होनी चाहिए, चाहे आपकी रिश्वतखोरी किसी राह चलती को अपाहिज ही क्यों ना बना दे। उसने नखोद से कहा। हवलदार उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए ट्रैफ़िक की तरफ मुतवज्जा हो गया, गोया वो उससे नहीं किसी और से मुखातिब थी। ज़मीन तो तासुब से गर्दन हिलाती हुई पलटी और वो औरत अपनी बच्चे को लेकर जा चुकी थी। उसके बस मुकर्रर वक़्त पर आ पहुँची थी। इन रिहायशों की लापरवाही के चलते किसी की जान भी जा सकती थी। अगर आप जैसों को इससे क्या सरोकार? आपकी तो जेब पे गरम होना चाहिए, बस चाहे आपकी रिश्वतखोरी किसी राहचलती से ही क्यों ना बना दे। उसने खोज से कहा। हवलदार से मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करता हुआ ट्रैफिक में मुतवज्जा हो गया, गोया उसने नहीं किसी और से मुखातिब। ज़रमीन तासुब से गर्दन हिलाती हुई पलटी और वो औरत अपने बच्चे को लेकर जाते उसकी बस मुकर्रर वक़्त पर पहुँच चुकी थी। उससे कबल के वो बस में सवार होते हुए चारों बाइक सवार मुखालिफ विमत से आते हुए नज़र आए। उस बार उनकी बाइक की रफ्तार कदरे धीमी थी। उनके 4 में से 3 के हेलमेट पहन रखे थे, जबकि चौथे ने उसकी भी ज़रूरत महसूस न की थी। चौथा सवार ही वो शख्स था जिसका पसंदीदा मशग़ला कानून की खिलाफ़वर्जी करना था। उसे देखकर ज़मीन को ज़रा भी हैरत ना हुई थी। इस शख्स से कुछ ऐसे कहीं कारनामे की तवक्को की जा सकती थी जो उसने थोड़ी देर कबल अंजाम दिया था। अफरीदी विला की बालाई मंजिल पर शाहज़र की कमरे का दरवाज़ा खुला था। वो बेड पर ओढ़ा तिरछा लेटा स्मार्टफ़ोन की स्क्रीन को स्वाइप करने में मसरूफ़ था। तभी शाहर के उसके करीब कमरे में चला आया, दाखिल हुआ। उसे देखकर शाहज़र सीधा होकर बैठ गया। क्या बात है भाई? उसने अनजान बनकर इंतज़ार किया, जबकि उसे अंदाज़ा था कि हज़ब तौफ़ीक और उसके वालिद का पैगाम लेकर आया होगा। गुज़िश्ता रोज़ तुम्हारी किसी रिपोर्ट से बहस हुई थी। असद ने रिपोर्टर से बहस हुई थी। अशर ने संजीदगी से सवाल किया। अरे ये क्या भाई, मुझे लगा था कि सिर्फ भाभी ही हम दोनों की मोहब्बत की दरमियान हाइल है, मगर ये क्या? ये रिपोर्टर कहाँ से वारद होगी? उसने बात को मजाकिया रुख देते हुए कहा, हर बात मजाक नहीं होती शाहज़र। मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा समझाया है कि अपनी हदों को याद रखो। अपने शौक को पूरा करते करते कोई कोई ऐसी हरकत ना कर बैठना जिससे डैड की इज्जत पर आ जाए। मगर तुमने वही किया जिसको डैड को डर लगता था। अशर खतरनाक हद तक संजीदा था। क्या हो गया है भाई? आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। वो मथिर था। तुम्हें अखबार के मुताला करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही इस बात पे से सरोकार है कि रोज़ाना अखबार में किसी नौयत की खबरें शाया होती हैं। मगर मैं तुम्हें आगाह कर दूं कि इस शहर में कई मुअज़्ज़ज़ अफराद समेत तुम्हारे डैड भी अखबार का मुताला बिलागाना करते हैं, और आज के अखबार में उनके बेटे के कारनामे को पढ़ कर वो हद दर्जा परेशान है। जिस वक्त तुम अपनी गलती होने के बावजूद इस रिपोर्टर को कोई आम ट्रैफिक पुलिस समझ रिश्वत दे रहे थे, उस वक्त तुम्हें अपने वालिद की इज्जत व मर्तबा का ज़रा सा एहसास कर लेना चाहिए था। अशर ने साबका लहजे में कहा। एक जुमा के एक सड़क पर एक लड़की के साथ कोई बहस उसके जहन में ताज़ा हुई। उसे हैरत से शदीद झटका लगा। उसने तस्वीर में भी ना किया था कि वो लड़की एक सहाफ़ी हो सकती है, वो भी ऐसी सहाफ़ी जो इतनी छोटी सी बात को अखबार में शाया करवा सकती है। आई एम रियली वेरी सॉरी भाई, मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ। मैंने बस मजाक किया था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो रिपोर्टर होगी और इस बात को अखबार की खबर बना देगी। हाँ, पापा को यकीन दिलाया कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा जो उनकी तजलील का बायस बने। कि उसने माजरत करके मामले को रफा दफा करने की में ही आफियत जानी। वो बहुत बात को बढ़ाकर शर को मजीद परेशान नहीं करना चाहता। अशर को हनूस अपने चेहरा मुखालिफ समत में किए देखकर वो परेशान हो गया। भाई प्लीज़, आप तो मुझसे खफा ना हो। पहले वही डैड मुझसे नाराज़ रहते हैं, मुझसे ठीक तरह से बात नहीं करते। वो बस मुझे मिस्टर परफेक्ट बना देना चाहते हैं। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर जाता हूँ, मगर अब की नाराज़गी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। उसने ज़माना भर का दुख अपने हिस्से में समझते हुए कहा, मैं तुमसे खफा रह सकता हूँ भला, बस डैड की वजह से परेशान हो गया था। आइंदा में बहुत एहतियात करना। कामयाब ये मीडिया कामयाब लोगों की नेक नामी को बदनामी में तब्दील करने में देर नहीं लगाती। अशर ने रसान से समझाया। हुआ गर्दन हिलाकर रह गया। तीर निशाने पर लगा था। अशर को मनाना उसके बाएं हाथ का खेल था। वो जानता था कि अशर उससे खफा नहीं हो रह सकता, और उसी एक बात का फ़ायदा वो अक्सर उठाया करता था। अगली सुबह वह जैसे ही बाइक पार्क करके पलटा, उसकी निगाह उस लड़की पर पड़ी जो सलमान से मगूफ्त थी। वो कुदरत के इत्तेफाक पर हैरान हो गया था, रह गया, और ख़ुद उसके मुझसे मिलकर उसे बयान करना चाह रहा था। उसके मुंह सामने खड़ी थी। उसका काम आसान हो गया। उसने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दी। यार सलमान, एक बात बताना, क्या मैं तुम्हें चमकीली गाड़ी में घूमने वाला आवारा याश रईस ज़्यादा दिखाई देता हूँ? उसने सलमान की गर्दन के गर्द बाजू हमाल करते हुए आवाज़ बुलंद
یہ افواہ کسی دشمن نے اڑائی ہے، سلمان نے تھوڑی گسراتے ہوئے کہا۔ اس سلیمان کے ساتھ کھڑا دیکھ کر زمین کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہ اپنے اخبار کے لیے اس کالج کے ٹاپرز کے نام اور ان کے متعلق معلومات اکٹھی کرنے یہاں آئی تھی۔ سلمان سے وہ ہیڈ آفس تک کا راستہ سمجھ رہی تھی۔ اسے وہاں سے خاموشی کے ساتھ نکل جانے میں بہتری سمجھی۔ فی الحال وہ اس شخص کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی، اس سے قبل کہ وہ آگے بڑھ وہ اس کی راہ میں دیوار کی طرح حائل ہو گیا۔ مہنگے کلونگ کی خوشبو کی تھو سے ٹکرائی۔ وہ دراصل آج کل ہمارے کچھ نئے دشمن پیدا ہو گئے تھے۔ زرمین کے چہرے کو نظروں کی گرفت میں لیتے ہوئے کہا۔ اس کو اپنا راستہ روک کے دیکھ کر زرمین نے سمت بدل کر اس کے قریب سے نکل جانے کی کوشش کی، مگر وہ ایک بار پھر اس کا راستہ روک کے کھڑا ہو گیا۔ تو آپ خدمت ملک سے باز نہ آئے محترمہ، تو ہمیں تو لگا تھا کہ کیچڑ والے اور نو پارکنگ والے معاملے میں آپ نے درگزر کا کام لیا ہوگا، مگر یہ تو کیا آپ تو ناراض ہو گئی ہیں؟ اب تو آپ کی ناراضگی اخباروں میں بھی نظر آنے لگی ہے۔ اس نے کافی ادب کے ساتھ اس سے پروار کیا تھا۔ میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتی، میرا راستہ چھوڑو۔ اس نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ کمال ہے، ہم تو آپ جناب میں اٹکے ہوئے تھے، میڈم تو سیدھی تم پر اتر آئیں، خاصی بے تکلف ہو گئی تھی۔ اس نے بات کو دوسرا رخ دیتے ہوئے تنزن کیا۔ یہ بے تکلفی نہیں، میری نظر میں تمہاری حیثیت ہے جس شخص سے میں بات تک کرنا گوارا نہیں سمجھتی، اس شخص سے آپ جناب کرتے ہوئے اس عزت دے کر میں مخاطب نہیں کر سکتی۔ اس نے قوت سے کہا۔ اس لڑکے کی ضرورت پر وہ حیران رہ گیا۔ اس نے اپنے لیے ایسے الفاظ اس سے قبل نہ سنے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکے کا مسئلہ کیا ہے۔ تذلیل کے احساس سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، جبکہ سلمان استداد پر ہکا بکا کھڑا رہ گیا، ان دونوں کی طرف بڑی کا دیکھتا باری دیکھتا جا رہا تھا۔ Are you interested in me؟ یا کیا تم میری توجہ تو حاصل کرنے کے لیے سب کر رہی ہو؟ میرا اندازہ درست ہے تو تمہیں آگاہ کر دوں کہ دوسری لڑکی کی نسبت تمہارا طریقہ ڈفرینٹ ہے تو ہے، مگر انٹرسٹنگ نہیں، اس لیے کچھ اور ٹرائی کرو۔ لڑکیوں کے حوالے سے اپنے گزشتہ تجربات کی روشنی میں وہ اس لڑکی کی ان حرکتوں پر یہی نتیجہ خود سے پایا۔ لڑکیاں اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کرنے سے گریز نہیں کرتی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ ہنسی اور پھر ہنستی ہی چلے گی، یہاں تک اس کی آنکھوں میں آنسو اتر گئے۔ تمہاری اس بات کو سن کر آج مجھے اندازہ ہوا ہے کہ خوش فہمی کس بلا کا نام ہے۔ خیر، اس خیال کو دل سے نکال دو کہ میں تم میں انٹرسٹڈ ہوں۔ ہم لوگ صفات پیش لوگ ہیں، ہر دوسرے دن مختلف نئی خبروں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ تمہارے مشاغل، تمہاری شخصیت کافی سے زیادہ مختلف ہے۔ تم جیسے لوگوں کو اخبار کی زینت بڑھانے کا موقع ملنا چاہیے، اس لیے میں نے تمہاری اخباروں کی سرخیوں میں آنے کا مقام دیا ہے۔ تمہیں تو مجھے تھینک یو کہنا چاہیے، اس نے تپا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس کی بات پر شاہزر پھپڑ اٹھا تھا۔ سنو لڑکی، مجھ سے دور رہو، آئندہ میرے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی سوچنا بھی مت، ورنہ پچھتاؤ گی۔ یہ خدمت ملک تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ وہ ایک قدم آگے آیا تھا اور بے ساختہ پیچھے ہٹی تھی۔ اس نے تنفر بھری نگاہ سے اسے اڑیل لڑکی کو دیکھا تھا۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون پچھتائے گا۔ اس کے غصے کا ذرا ابھی اثر نہ لیتے ہوئے وہ مسکرا کر پلٹی تھی۔ شاہزر کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ دفتر پہنچتے ہی اپنی سیٹ پر ڈہ گئی تھی۔ سیاش کے ساتھ ہوئی بحث کی وجہ سے اس کا موڈ ابھی تک خراب تھا۔ اس سے قبل وہ اپنے کام شروع کرتی، اس کی نظر عائشہ کی کمپیوٹر اسکرین پر وہی شخص مسکرا تھا۔ اس کی دائیں بائیں راشد صاحب اور اشرف افریدی سے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے مسکرائے تھے۔ یہ کون ہے؟ حیرت کی سمندر میں غوطہ زن ہو گیا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا تم ان لوگوں کو نہیں پہچانتی؟ عائشہ نے حیرانگی کا اظہار کیا۔ یہ کون ہے؟ اس نے کمپیوٹر اسکرین پر شاہزر کے چہرے کو انگلی سے چھو کر استفسار کیا۔ یہ شاہزر ہے، راشد صاحب کا دوسرا بیٹا۔ اس دن میں اسی کا ذکر کر رہی تھی، ہینڈسم ہے نا؟ عائشہ نے معلومات بہم پہنچائی۔ وہ تقدیر کے اتفاق پر حیران رہ گئی۔ کل شاہزر افریدی کی سالگرہ ہے، ہمیں سالگرہ کے موقع پر راشد صاحب کے فرزند کو آج کی آواز ٹیم کی طرف سے سالگرہ کی مبارکباد دینی ہے۔ عائشہ بولتی جا رہی تھی جبکہ اس کے ذہن میں سوچوں کے جال بچھ گئے تھے۔ تو اس بار سے ٹکرانے والا شخص کوئی اور نہیں، راشد صاحب کا بیٹا تھا، جیسے شہر کے کامیاب ترین انڈسٹریلسٹ کے بیٹے اور اپنے کالج کے مقبول ترین شخصیت کا ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس کے لہجے میں چھلکتے گھمنڈ کی وجہ محض دولت ہی نہیں، اس کے خاندان کی بے پناہ شہرت بھی تھی۔ دھیرے دھیرے زمین کے حیرت کی جگہ غصے نے لے لی۔ وہ کیا سمجھتا ہے اس کے والد کی سفید پوشی کے آڑ میں جو مرضی آئے کرتا رہ جائے گا؟ اسفندر گھمنڈ، اتنی بے نیازی، اسے لگتا ہے کہ اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں اس عیاش کو چین سے نہیں جینے دوں گی۔ اب تک تو اسے محض دولت کی طاقت کا اندازہ تھا، مگر ان قریب قلم کی طاقت کا اندازہ بھی ہو جائے گا۔ اس نے جوش سے گردن ہلائی تھی۔ وہ ایک ہی ہفتے میں 2 دفعہ شاہزادہ
शाहज़र के खिलाफ खबरें शाया कर चुकी थी। दूसरी दफ़ा वो एक आम रईसज़ादे के नहीं, मशहूर हस्ती राशिद अफरीदी के फर्जंद के खिलाफ लिख रही थी। उसे लगा था न्यूज़ डेस्क के हेड सर जैदी उसकी खबर को मंजर आम पर नहीं आने देंगे। मशहूर और ताकतवर हस्तियों के खिलाफ कुछ भी शाया करने से वो गुरेज करते थे। ज़रा सी अभी चूक उसकी उनके दफ्तर को नुकसान पहुंचा सकती थी, मगर उसकी तवक्का के बरकस वो उसकी खबर सुनकर बहुत खुश हुए थे। उनका ख्याल था कि अखबार ये खबर उनके अखबार को मशहूर बना देगी। सर जैदी की मंजूरी मिलते ही गोया उसके हौसले और बुलंद हो गए। उसने शाहज़र के खिलाफ खबरें शाया करने और सबूत इकट्ठा करने की को अपना मकसद बना लिया। अपने नहीं कोशिश अपनी उन्हीं कोशिशों के चलते वो शाहज़र की सालगिरह की तकरीब पर पहुंच गई। पूरी तकरीब के दौरान सबसे छुपते छुपाते शाहज़र को फॉलो करती रही। शाहज़र और उसके दोस्त गार्डन में सजी मुख्तलिफ टेबल्स में सबसे कहने कोने वाली टेबल के गिर्द बैठी थी। उनके अकब वाली टेबल पर दूसरी समेत रुख किए बैठी थी। वो उन लोगों की बातें बआसानी सुन सकती थी। आसिफ को इस बात पर एतराज़ था कि अफरीदी विला में दी जाने वाली किसी भी पार्टी में शराब सर्व नहीं की जाती थी। ये वाहिद ड्रिंक थी जो उस घर में तशरीफ नहीं लाए मेहमानों की ख्वाहिश के बावजूद दस्तयाब नहीं थी। शाहज़र ने उसके बाद को कोई असर नहीं लिया था। इससे उस घर में इस कानून से कोई शिकायत नहीं थी। वो हराम मशरूबात को हाथ तक नहीं लगाता था। अपना रो लेने के बाद आसिफ ने चुपके से अपने साथ रखे बैग से 2 शराब की बोतलें निकाल ली। शाहज़र के मना करने के बावजूद आसिफ ने दूसरे दोस्तों को बस छकाई ही थी। बाकी सारी शराब वो अकेला ही पी गया था। आखिर में सभी शाहज़र को गुड नाइट कहते हुए अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ कर चले गए थे। वो भी पार्टी के इख्तिताम पर दूसरे रिपोर्टर्स के साथ घर के लिए रवाना हो गया था। घर के रवाना हुई, मगर जिस रास्ते से बस गुजर रही थी उस सड़क पर हादसा हो जाने की वजह से जाम लगा हुआ था। दूसरे सवारों के साथ वो भी बस से नीचे उतर गई। चाय वारदात पर एक कार पर्यटक की टकरा गई थी। जख्मी को कार से निकाल कर ले जाया जा रहा था। जैसे ही स्ट्रेचर उसके सामने से गुजरे, आसिफ के जख्मी चेहरे को देखकर उसे हैरत का शदीद झटका लगा। तो वो होशित के नशे के हालत में मुसलसल बड़बड़ाया था। उसे एक धमाकेदार न्यूज़ मिल चुकी थी। अदर अफरीदी विला में सुबह की चहल पहल दिखाई देती थी। सुबह के चाय के साथ अखबार का मुताला करते राशिद साहब की निगाह उस हेडलाइन पर पड़ी। मशहूर बिजनेसमैन राशिद अफरीदी के फर्जंद शाहज़र अफरीदी की सालगिरह की रात उनकी दोस्त की हुई सड़क हादसे का शिकार। डेली हेडलाइन थी, नशे की हालत में गाड़ी चलाना बड़ा महंगा पड़ा। तफसील में पार्टी की वाद का जिक्र था। खबर में वाज़ा इस बात में हादसे का जिम्मेदार और शाहज़र को ठहराया गया था। गोया हादसा आसिफ के नहीं शाहज़र हाथों से अंजाम पाया हो। बकौल उससे सहाफ़ी के पार्टी में शराब ना सर्व करने के बावजूद शाहज़र के दोस्तों को शराब पीने की कोई छूट क्यों दी गई। उसके बावजूदगी में आसिफ ने लिमिट से ज़्यादा शराब पी। अगर शाहज़र समझदारी का मुजाहरा करते हुए आसिफ को रोकता तो ये हादसा टल सकता था। अभी सिग्नल तोड़ने वाली खबर से ही राशिद साहब अभी उभर ना पाए थे। शाहज़र की सालगिरह का मौका पर जाने की वजह से वो उस मुतालिक शाहज़र से बात ना कर पाए। जबकि पार्टी की रात की अगली सुबह ही शाहज़र अपने दोस्तों के साथ गोवा के लिए रवाना हो चुका था। खबर के आखिर में बाएं की तरफ रिपोर्टर का नाम पढ़कर उनकी परेशानी में इजाफा हो गया। भले ही पिछले 2 दफ़ा शाहज़र के कसूरवार था, मगर पार्टी के दिन वाले हादसे में उसका कोई कसूर न था। जबकि यह खबर उसकी रोशनी में दिखा जाए तो सारा इल्ज़ाम शाहज़र के सर जाता था। ये रिपोर्टर गुज़िश्ता 1 माह से लगातार शाहज़र के खिलाफ खबरें शाया करती जा रही थी। उसकी इस हरकत से राशिद साहब यही नतीजा अख़ज़ कर सकते। उसका मकसद कि उनके नाम को नहीं बल्कि शाहज़र के नाम को ख़राब करना था। ग़ालिबन वो अपनी ज़ाती दुश्मनी निकालने के लिए खबरों अखबारों का इस्तेमाल कर रही थी। ये बात उनके लिए परेशान कुन थी। इधर गोवा में शाहज़र दोस्तों के साथ अच्छा वक़्त गुज़ारने का इरादा के लिए आया था। यहाँ तो तवक्का के बरकस उनका मूड फ्रेश होने के बजाय बुरी तरह ख़राब हुआ। वजह थी उस हॉस्टल में छुट्टी एंजॉय करने आई हुई एक लड़की, उसका नाम लीज़ा था। वो शाहज़र की तवज्जो हासिल करने की कोशिश में लगी हुई थी। जब उसे कामयाबी हासिल ना हुई तो सीधी शाहज़र को प्रपोज़ कर दिया। वो लड़की जिससे वो महज 1 घंटे कबल मिला था, कितनी आसानी से उसके सामने प्रपोज़ कर रही थी। उस याशी और किरदार लड़की की इस हरकत पर उसका दिमाग घूम गया था। उसने सख्त अल्फाज में उस लड़की को मना कर दिया। उन लड़कियों को इस तरह हैंडल करना चाहिए वो अच्छी तरह सीख गया था। उसका इनकार कर कर बड़े आराम से अपने सामने टेबल पर धरे जूस की गिलास को लबों से लगा दिया। उस बात से बिल्कुल बेखबर कि वो जूस वो पी रही है उसमें नशे की वाली गोलियां मिली हुई हैं। वो लड़की हद से ज़्यादा जुनूनी साबित हुई थी। शाहज़र का इनकार सुनकर उसने अपने ज़हन में गलीज़ प्लानिंग करके उसे पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए उसने जूस में सबको नज़र बचाकर बड़ी महारत से वो गोलियां मिला दी थी। वो ऐसा खेल खेलना चाहती थी जिसमें शाहज़र को शिकस्त हो और वो उससे कभी छुटकारा ना हासिल कर पाए। वो सभी आज की रात होटल में क़याम करने वाले थे। लीसा को हैरानी का शदीद झटका तब लगा जब अचानक शाहज़र ने घर के लिए रवाना होने की जल्द मचा दी। राशिद साहब ने उसे बज़ात खुद फ़ोन कर फ़ौरन उसे बेशतर घर पहुंचने का हुक्म दिया। अपने दोस्तों के साथ शाहज़र को ज़्यादा देखकर लीज़ा तलमिला कर रह गई। तकदीर का कुछ और ही मंजूर था।
शाहज़र उसकी दशरथ से दूर जा चुका था। अदर शाहज़र अपनी अभी सब दोस्तों को ड्रॉप करके जा चुका था और गाड़ी मंजरा हिल्स को जाती सड़क पर दौड़ रही थी। अचानक उसकी तबीयत बोझिल होने लगी। यूँ महसूस हो रहा था कि गोया आंखों के पर मनो बोझ रख रख दिया गया हो। घर पहुंचने में अभी आधा घंटा दरकार था। हर गुजरते सेकंड के साथ उसकी हालत बेहतर होती जा रही थी। सर के चक्कर आ रहा था। उससे जबरन अपनी आंखों को खुली रखने की सही के लिए लेकिन काम रहा। उससे कबल को अपनी कार साइड पर लगाता सामने से तेज रफ्तार गाड़ी आता दिखाई दी। उसने अपने बचाव के लिए बंद होती आंखों के साथ हाथ मोड़ काटा। नतीजतन कार फुटपाथ पर चढ़ गई। कार किसी चीज से टकराई। धमाके के दो दार आवाज के साथ वो होश और आवाज से बेगाना हो गया। कार की सीट पर जख्मी हालत में पड़ा शाहजर उस बात से यकसर बेखबर था कि यह हादसा अफरीदी विला के मकीनों की जिंदगियों में बड़ा तूफान लेकर आने वाला था। दाइमा को अल्लाह हाफ़िज़ कहते हुए तकरीबन दौड़ती हुई घर से निकली थी। हस्बे मामूल वो दफ्तर की लेट से लेट हो चुकी थी। अभी वो बस स्टॉप तक पहुंची ना थी कि उसकी निगाह सड़क के दाएं तरफ फुटपाथ की खस्ता हालत पर पड़ी थी। ऐसा मालूम हो रहा था कि गोया कोई तेज़ रफ्तार गाड़ी सीधे उस टकरा गई हो। फुटपाथ पर बनी कुछ चक्कियों की हालत भी ख़राब लग रही थी। उन्हीं में से एक झुग्गी के बाहर बैठे एक धीर उम्र औरत बावास बुलंद रो रही थी। आसपास के लोग से पूछने पर उसे महज इतनी मालूमात हासिल हुई कि कल रात 3 बजे के करीब एक तेज रफ्तार गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ गई थी। नतीजतन रोती हुई औरत के शौहर के दोनों पैर मुतासिर हुए थे। गाड़ी चलाने वाले के ताल्लुक से किसी को कोई मालूमात नहीं थी। बकौल इस औरत के हादसे के कुछ ही मिनटों बाद कुछ लोग कार और ड्राइवर को अपने साथ ले गए थे। जाए वारदात पर मौजूद पुलिस का निस्तेबल से बस ये जानकारी मिल चुकी थी कि हादसे को अंजाम देने वाला केयर हॉस्पिटल में एडमिट था। रोती हुई औरत के करीब फटे हुए कपड़े में मलबूस दो बच्चों को अपने माँ की तलकीद करता देखकर उसका दिल लरज़ गया। उसने अपने कदम हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा दिए और ये उसको को गंवाना नहीं चाहती थी। वह जो ही मतलूबा एड्रेस पर पहुंची केयर हॉस्पिटल की शीशों से बनी चमकती इमारत को देखकर उसे बखूबी अंदाजा हो गया कि हादसे का अंजाम देने वाला कोई रईस शख्स था। वो लंबे लंबे डग भरती उसे ऊंची कुशादा इमारत के चौखट को अबूर कर गई थी। रिसेप्शन काउंटर पर पहुंचती ही वो कल रात एडमिट हुए पेशेंट के मुतालिक मालूमात इकट्ठी करने की बजाय कोशिश में झट गई थी। मगर रिसेप्शनिस्ट के दूसरे जुमले पर ही उसे हैरत शुदा का झटका लगा था। कार ड्राइवर करने वाला का नाम शाहजर अफरीदी था। क्या आपसे मुराद है शाहजर अफरीदी, राशिद अफरीदी के बेटे शाहजर अफरीदी? उसने हैरानी से इस्तफसार किया। मैडम क्या आप पेशेंट हैं कि रिलेटिव नहीं है? लड़की ने आबरू उठाए। नहीं, मैं एक रिपोर्टर हूँ। इस पेशेंट के मुतालिक मालूमात हासिल करने आई हूँ। जिस वक्त उन्हें यहाँ ला गया था तब उनकी हालत कैसी थी? उसने उल्टा लड़की से सवाल किया। देखिए मैडम, मैं हम किसी भी आउटसाइडर को पेशेंट के मुतालिक कोई मालूमात नहीं दे सकती। यह हॉस्पिटल के रूल के खिलाफ है। लड़की ने नाक चढ़ाकर ठंडे ढार लहजे में कहा। देखिए प्लीज़, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, हादसे की वजह क्या थी। वो मुल्तजी लहजे में गोया हुई। आप चाहें तो डॉक्टर यूसुफ से कंसल्ट कर सकती हैं। वो अक्सर औकात को पेशेंट के मुतालिक मालूमात फराहम करते हैं, मगर ऐसा वो सिर्फ रिलेटिव और उसकी फैमिली की रजामंदी मिलने के बाद ही करते हैं। आप भी कोशिश करके देखें। डॉक्टर यूसुफ वार्ड नंबर 13 में मिलेंगे। लड़की को उस पर तरस आ ही गया। वो फ़ौरन उसे बेशतर वार्ड नंबर 13 की तरफ भागी। तभी उसके कदम रुके। वार्ड के बाहर राहदारी में अशर और राशिद साहब किसी डॉक्टर से गुफ्तगू से अपने कान खड़े कर लिए। परेशानी कोई बात नहीं, आप खामख्वाह टेंशन ले रहे हैं। बस चंद मामूली खराशें आई हैं। उसके अकीदे से होश में आने की वजह हादसा नहीं है, उसकी जहनी हालत है। वो काफ़ी नशे में था। होश में आने के लिए वक़्त दरकार होना लाजमी है। ब्लड टेस्ट से साबित हुआ कि वह नशे में था, जबकि शाहजर इस बात से इनकारी है। डॉक्टर की बात सुनकर उसके जिस्म में खुशी की लहर दौड़ गई। उसे मुजरिम साबित करने के लिए ये वजह काफ़ी थी कि आज का दिन बहुत खास था। कुदरत उस पर मेहरबान थी। मजीद एक अल्फाज भी सुने बगैर वो उस इमारत से बाहर निकली थी। उसे खबर का कल के अखबार का हिस्सा बनना था। पागल लड़की। शाहजर हॉस्पिटल से रिसाल होकर घर आ चुका था। हादसे को लेकर शाहिद साहब काफ़ी परेशान थे। ऐसा पहली बार हुआ था कि शाहजर के हाथों का एक्सीडेंट हुआ था। और एक माहिर ड्राइवर था और शराब तो उसने आज तक कभी नहीं पी थी। जबकि वो डॉक्टरों का कहना था कि शाहजर के नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था। वो कश्मकश में मुब्तला थे कि वो शाहजर का यकीन करे ये डॉक्टर उसकी बातों का। गुज़िश्ता एक माह से शाहजर की हर हरकत पर मीडिया की नज़र थी। उन्हें यह तसव्वुर तक डरा रहा था कि अगर मीडिया को उसके हादसे की भनक पड़ गई तो अफरीदी ख़ानदान की इज्जत को आम नीलाम कर देंगे। भाई क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है? उस घर के साथ सभी अफराद वाक़िफ़ में हैं कि शराब नहीं पीता। गवाह उसे उससे निकलने वक़्त मैं मुकम्मल तौर पर हवास में था। मुझे लगता है कि मैं ड्रिंक स्पाइकिंग का शिकार हुआ हूँ। इशर के बगल में सोफ़े पर बिराजमान शाहजर ने कहा। क्या तुम ये यकीन के साथ कह सकते हो? आर यू श्योर? अशर महतीर था। यस आई एम श्योर। पार्टी से निकलते वक़्त आखिरी जूस जो मैंने पिया था उसका जायका मुख्तलिफ था। आई थिंक किसी ने मेरे साथ वाहियात मज़ाक किया है। उस धमाके के साथ उसकी ज़हन की प्लेट पर लिज़ा का चेहरा रोशन होता है। उन उलझी गुत्थी
सुलझ गई थी। लीज़ा का जिक्र गौल करते हो के उसने आधी बात बताई थी, उसका जिक्र शर्मिंदगी का बायस बन सकता था। तुम्हारे आवारा दोस्तों के लिए तुम्हारी जान को खतरे में डालना मजाक है। राशिद तो अब दहाड़े थे, वो अपनी जगह चोर सा बन गए। डैड प्लीज़ मुझे बात करने दें। शाहजर तुम टेंशन ना लो, जख्मी को हॉस्पिटल में एडमिट किया जा चुका है और इसकी हर लिहाज से हमारी वो इमदाद की जा रही है। तुम्हें फ़िलहाल आराम की ज़रूरत है, तुम आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। अशर की बात सुनकर पर शाहजर ने मरऊब होते हुए उसकी तरफ देखा, मगर बयाज़ औक़ात उसे शाहजर अशार बहुत बहादुर मालूम होता था। वो अपने बाप को से और औरों की तरह बात कर सकता था, उसके लिए ये नामुमकिन था। राशा साहब के सामने वो खामोश सा सामा बन जाया करता था, सिर्फ सुनने वाला। उसे उस असना में दूर दरवाजे पर हुई दस्तक ने सबको तवज्जो अपनी तरफ कर ली। अशर ने दरवाज़ा खोला। वो दरवाजे के ऐन वसत में पुलिस कमिश्नर को देखकर अशर हैरान हुआ। आए कमिश्नर साहब, अब यहाँ कैसे, कोई ख़ास बात है? कमिश्नर साहब खामोशी से कदम उठाते हुए राशिद साहब के पास जाकर खड़े रुके। राशिद साहब ने सर उठाकर उनकी तरफ देखा। कमिश्नर साहब की खामोशी उन्हें किसी तूफान का पेशखैमा मालूम हो रही थी। किसी न होने के एहसास से उनका दिल धड़क उठा था। राशिद साहब, हमें नहायत ही अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि आपके छोटे बेटे के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है। कल रात आपके बेटे के खिलाफ दर्ज करवाई जा चुकी थी, FIR दर्ज करवाई जा चुकी थी। नतीजन आपके बेटे को फिलहाल पुलिस स्टेशन ले जाना होगा। ईश्वर अपनी जगह साकत रह गया। राशिद साहब की निगाहें फर्श से पर सबत थीं। कमिश्नर साहब ने अपने कदम साकत खड़े रखे शाहजर की तरफ बढ़ाए। मिसेस शाहजर अफरीदी, नशे की हालत में गाड़ी चलाने और हादसे के अंजाम देने के जुर्म में हम आपको गिरफ्तार करते हैं। शादर की एक हार्ट बीट मिस हुई थी। डाइनिंग टेबल से नाश्ते के बर्तन उठाते खवातीन के हाथ हवा में महक रहे थे। वो आवाज़ गोया सूर फूकने के आवाज़ से घर का हर अफराद साकत रह गया था। देखिए कमिश्नर साहब, शाहजरा नशे की हालत में नहीं था, इस हादसे में वो कसूरवार नहीं है। विक्टिम है। FIR किसने दर्ज करवाई है, किन सबूतों की बिना पर, और आप इसलिए चाहिए। कमिश्नर साहब, मैं समझ सकता हूँ कि आप अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, मैं अभी पुलिस स्टेशन पहुँचता हूँ। ईश्वर की बात दरमियान से काट कर राशिद साहब संजीदगी से बोले थे। शाहजर अपने वालिद की तरफ देखा था। हमेशा एक रोबो दबदबे के साथ जीने वाला शख्स आज बहुत मुख्तलिफ लगा था। लड़के हुए कंधे, झुका हुआ सर, शर्मिंदगी निगाहें, वो ये राशिद अफरीदी नहीं थे जिन्हें वो चाहता था। उसके सामने खड़ा शख्स कोई और था। वो शख्स को नहीं चाहता था। उनकी हालत देखकर उसके दिल पर पैर पड़ा था। उसने अपनी निगाहों का रुख बदला। कमिश्नर साहब हथकड़ी पहनाने की नीयत से आगे बढ़े थे। उसका अशर का खून खोला था। उससे कबल के वो कुछ कहता, शाहजर ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। मैं कहीं नहीं भाग रहा कमिश्नर साहब, इसकी ज़रूरत नहीं है। वो आगे बढ़ गया। फिजा की सकूत को कांच के टूटने की आवाज़ ने तोड़ा। घर की किसी खातून के हाथ में थामी प्लेट ज़मीन पोस हुई थी। किचन से किसी के बाहर से किचन में दौड़ने की आवाज़ लगी और फिर किसी जिस्म की ज़मीन बूस होने की आवाज़ को वो सुन सकता था। ज़िंदगी में पहली बार अपने कहीं घर वालों की तरफ पलट कर देखना नामुमकिन लगा था। वो मुड़ ना सका। लंबे लंबे डग भरता चौकड़ अबूर कर गया। अफरीदी विला के से कुछ फासलों पर वो पाकि बलास की हर बालकनी से कुछ लोग झांक रहे थे। राशिद साहब जैसे सफ़ेद पोश शख्स के घर बेटे के गिरफ्तार हो जाना चिपटी खबर थी। तमाशा लग चुका था और हमसाए के अफराद तमाशाई बने लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। जुलत की शदीद एहसास से उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। बाज़ अल्फाज महज अल्फाज नहीं होते, कैफियत होती हैं, और इनके मायने हमें तब समझ आते हैं जब हम उन कैफियतों से गुजरते हैं। अब आज उसे एहसास हुआ था कि ज़िल्लत क्या होती है, और आज उसकी बदौलत अफरीदी ख़ानदान की तजलील हुई थी। ऐसे में दिल के किसी कोने में एक ख्वाहिश से उसने सर उठाया था कि काश इस हादसे में मेरी मौत हो जाती। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही उसके जहन में कौंधा सा लपका। क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरे खिलाफ FIR किसने दर्ज करवाई है? उसके सवाल के जवाब में कमिश्नर ने दाएं समझ से इशारा किया, जहाँ एक संगी बेंच पर बैठी दो औरतों में से एक औरत को वो पहचान ना सका, मगर उनके दूसरे शख्स को देख सकता था। उसने ख्वाब में नहीं सोचा था कि एक आम सी लड़की ऐसे जुर्म का मुजाहरा कर सकती है। क्या वो इस हरकत पर नजर न रखे हुए था? उसकी जासूसी कर रही थी। उस लड़की की उससे क्या दुश्मनी है वो जो इस हद तक चली गई? उसे अपनी सिमत देखता पाकर वो शान से कदम उठाती उसके ऐन मुकाबले आ रुकी। मिस्टर शाहसर अफरीदी, आपका क्या ख्याल है कि मैं बस खबरों में आपकी कारनामे शाया करने वाली अहलियत रखती हूँ, मुजरमों की जगह अखबारों में नहीं, जेल की सलाखों के पीछे है? कैसा महसूस हो रहा है आपको? शाहसर अफरीदी, आप अपने ख्याल का इज़हार करना पसंद करेंगे? उसके मिसाल शाहसर अफरीदी के गुस्से को गैस और गजब के बदलने के लिए काफ़ी थे। जब्त के तानाए भी उसके हाथों से सरकने लगे। वो पलटी थी, वो आगे बढ़ा था, उसके बाजू को थाम कर उसने उसका रुख अपनी जानिब किया था। तुमने ये ठीक नहीं किया लड़की, किन गुनाहों और सबूतों के बिना पर तुमने FIR दर्ज करवाई है? तुम जानती कितना हो इस हादसे के मुतालिक? हाउ डेयर यू डू दिस टू मी ब्लडी इंसेन? वो उसकी आंखों में आंखें डालकर दहाड़ा था। गुस्से के बाद उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। गहरी थी आंखें गोया अंगारे घुल रहे थे। ज़मीन को लगा कि वो उस आग में झुलस कर राख हो जाएगी। मैं एक सहाफ़ी हूँ, बिना सबूत और गवाहों के काम करना मेरा सर्जन नहीं। गवाह है ये औरत जिसने अपनी आंखों से तुम्हें
अपनी कार उसकी झोंपड़ी पर चढ़ाते हुए देखा और सबूतों से तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट पर जो ज़ाहिर करती है तुम नशे नशे में थे, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेडिकल रिपोर्ट को मंजर आम पर लाकर ये साबित कर दूँ कि तुम नशे में नहीं थे। अपना बात से छुड़ाने की सकी सही करते हुए वो कबाती आवाज़ में चीखी थी, तुम अपनी ही बर्बादी का सामान करी हो, तुम हिसाब दोगी, यू विल पे फॉर दिस, अपनी गलती के नताइज तुम्हें भुगतने होंगे। वो जुनूनी अंदाज में चीख रहा था, उसकी पांचों उंगलियां उसके बाजू में धंसी चली जा रही थी और दर्द की शिद्दत से दो आंसू उसकी आंखों से टूटकर रुखसार पर बिखरे थे। एक झटके से उसने के बाजुओं को अपनी ग्रिप से आज़ाद किया था, नतीजतन वो कुछ कदम की दूरी पर जा गिरी। रगड़ की वजह से दाएं हथेली की जल्द जिल्द छिल गई, उसके लबों से एक सिसकी निकली जाई थी। हस्ब आदत पूरी बात खत्म हो जाने पर चंद कांस्टेबल छात्र को काबू में किया था। उसका उन कांस्टेबल्स को झटका, वो खुली जेल की चौखट अबूर कर जेल की चारदीवारी में जा खड़ा हुआ, गहरी सांस ले रहा था। वह सूखते पत्ते की मारे लड़स रही थी, अब उसे अपने जिस्म के बेजान महसूस हो रहा था। बच्ची बच्ची सारी ताकत लगाकर वो कुर्सी के सहारे से उठी थी, खौफ के मारे उसके जिस्म का सारा खून मानो उस चेहरे पर सिमट आया था। वो अपने ही पैरों की लर्जिश को वाज़ेह तौर पर महसूस कर सकती थी। घरे खड़े होकर उसने पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने के लिए कदम उठाए। लाशोरी तौर पर उसकी निगाहें हवालात की कोई तरफ उठी थी, हवालात की सुराहों को मुठियों में जकड़े लहू रंग आंखों से वो उसकी तरफ देख रहा था। वो दहल कर भागते हुए पुलिस स्टेशन के बाहर निकली थी। उससे लगा जैसे कुछ बहुत गलत हो गया हो। तो ये था आज के नंबर के फर्स्ट पार्ट का। कैसा लगा आप सबको नंबर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब मेरा चैनल, आपसे बेस्ट बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल इस नंबर के नेक्स्ट पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।